नमस्कार सभी को, पॉली चर्चा के चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारी गेस्ट हैं अदिति महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर नीलम राठी। नमस्कार मैम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? नमस्कार सुदीप्ता जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके माध्यम से समाज के बीच में जाना और छात्राओं के बीच में जाने में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शुरू करते हैं मैम। तो मेरा पहला सीधा और स्पष्ट सवाल है, अदिति महाविद्यालय ने अब CUET के साथ साथ 12वीं के अंकों के आधार पर भी प्रवेश देना निश्चित किया है। वहाँ ये कुछ ग्रामीण बच्चों के लिए, कुछ ग्रामीण बालिकाओं के लिए बहुत सही साबित हो सकता है, परंतु कुछ आलोचकों का ये मानना है कि ये DU की प्रवेश शिक्षा प्रणाली के नियमों का उल्लंघन है। आपका क्या मानना है, ये कदम किस हद तक सफल हो सकता है? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को आगे बढ़ाने वाला कदम है और ये ग्रामीण छात्राओं के लिए एक वरदान भी है, जैसा कि आपने भी कहा। इसके साथ साथ ये कॉलेज के संसाधनों के लिए भी जो है उपयोगी है कि छात्राएं पूरी सीटें भरें, छात्राएं जो इस ग्रामीण क्षेत्र की हैं उनको पढ़ने का अवसर मिले। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमारी इस मांग को पूरी करके हमारे लिए एक बहुत ही बेहतर कदम उठाया है। जी, बहुत सही कहा मैम आपने कि बेटियों को पढ़ाना भी चाहिए, बेटियों को बचाना भी चाहिए। आजकल तो बेटियां कहाँ कहाँ तक आगे जा रही हैं। वह वहीं मतलब अब है कि बेटियों को हम पढ़ा तो रहे हैं, परंतु अब आप देखेंगे क्लासरूम में CUET द्वारा जो छात्रा प्रवेश करेगी वो भी रहेगी, और जो 12वीं के अंकों द्वारा जो छात्रा प्रवेश करेगी वो भी रहेगी। तो क्लासरूम के अंदर एक समानता रहे, सबकी मतलब मेंटल एबिलिटी सेम रहे, इस पे आपका क्या अगला कदम रहेगा? देखिए, एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे टॉपर भी होते हैं, एक ही क्लास में पढ़ने वाला बच्चा फेल भी हो सकता है। जी तो मेंटल एबिलिटी एक ही जैसी होती है, वही एक ही प्रवेश प्रक्रिया से जब बच्चे छात्र प्रवेश लेते हैं, लेकिन रिजल्ट एक जैसा नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि शिक्षक ने कोई भेदभाव किया, इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि उनकी कोई वे किसी अलग अलग प्रक्रिया से आते हैं। तो चाहे वो CBSE बोर्ड तो सभी देकर आ रहे हैं या अपने अपने स्टेट का बोर्ड देकर फिर CUET में आते हैं। जी तो इसका अर्थ है कि उनकी जो योग्यता है उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, वो एक ही जैसे योग्यता के साथ प्रवेश ले रहे हैं, चाहे वो 12th मेरिट बेस पे ले रहे हैं, चाहे वो CUET से आ रहे हैं। तो छात्र योग्य हैं, सभी ने 12th बोर्ड पास किया है। तो और क्लास में एक ही साथ उनको शिक्षक एक ही जैसा पढ़ाएगा हर क्लास में। वैसे भी जब हम आगे चलते हैं तो मेंटर मेंटी बनाते हैं। अगर हम NAC की भी व्यवस्था को देखें तो उसमें भी, और यह हम शुरू से जब पढ़ाते हैं तो कुछ स्लो लर्नर और कुछ फास्ट लर्नर भी होते हैं। तो हर बच्चा एक ही जैसी जो है ना वो मेंटल स्टेटस को लेकर नहीं चलता है, लेकिन शिक्षक सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाता है। लेकिन मैं यहाँ बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो 12वीं बोर्ड करके मेरिट बेस पे एडमिशन ले रहा है बच्चा, और जो CUET बेस से प्रक्रिया से हमारे यहाँ आ रहा है, उन सब में योग्यता में कोई बहुत अंतर नहीं है। जी, मतलब मैं ये समझूँ, आप ये कहना चाह रही हैं कि योग्यता सबकी समान है, चाहे वो 12वीं के द्वारा आया हुआ बच्चा हो या चाहे वो CUET के अंकों के द्वारा आया हुआ बच्चा हो। जी बिल्कुल। परंतु फिर एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जो CUET के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं से कोचिंग करते हैं। अब शहरी इलाकों में कोचिंग तो बहुत आसानी से उपलब्ध है, पर ग्रामीण इलाकों में कोचिंग उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती है, और अदिति एक सेमी रूरल बेल्ट का कॉलेज भी रहा है। तो क्या इस कदम से हम ये समझें कि DU ये चाहता है कि हर एक बच्चे के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा प्रणाली नहीं होनी चाहिए? देखिए, DU भी नेशनल नियमों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार एडमिशन कर रहा है। और जहाँ तक कोचिंग की बात है तो हर बच्चा कोचिंग लेकर ही पढ़े ये आवश्यक नहीं है, या वो बेहतर तभी कर सकता है जब उसको कोचिंग मिले, ऐसा भी नहीं है। हम लोगों के ज़माने में तो बच्चे वो कोचिंग लेते थे जो पढ़ाई में कमज़ोर होते थे। हाँ जी। अब ये बात उठने लगी है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है वो कोचिंग लेगा तो और अच्छा बनेगा, या वो तभी कंपटीशन क्लियर कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी है कि जो बच्चे को अवसर मिले तो वो बच्चा 12th में CBSE बोर्ड का सिलेबस सबके लिए एक जैसा है, शिक्षक योग्य शिक्षक सभी स्कूलों में है, तो छात्र बिना कोचिंग के भी बेहतर कर सकता है। और बहुत सारे छात्र हमने ऐसे देखे हैं कि जिनको कोई कोचिंग नहीं होती लेकिन वो अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सफलता प्राप्त करते हैं। तो कोचिंग को मैं पैमाना नहीं मानती कि बेहतर करने के लिए छात्र को कोचिंग ही लेनी आवश्यक है। जी,
उनको सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, चाहे वो अपने क्लास के शिक्षक से मिले, अपने पेरेंट्स से मिले या किसी कोचिंग संस्थान से मिले, मार्गदर्शन सही मिले ये आवश्यक है। केवल वह मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में ही मिलेगा ऐसा मैं नहीं मानती। मतलब आपका ये मानना है कि कोचिंग कोई पैमाना नहीं होता किसी की योग्यता को परखने का। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही समझा। जी जी, अच्छी बात है मैम। और दूसरी बात ये कि अब जब एडमिशन सेशन तो अब शुरू हो ही गया है, 2-3 लिस्ट भी आ चुकी है, डीयू की मॉप अप राउंड की तैयारी हम कर ही रहे हैं। तो जो नए विद्यार्थी आएंगे अभी फर्स्ट ईयर में जो एनरोल होंगे, उनके लिए भले ही वो 12वीं के अंकों से एनरोल हो या सीयूईटी के अंकों से एनरोल हो, उनके लिए डीयू की कॉम्पिटिटिवनेस को एक हेल्दी रूप में लेने का एक मैसेज आप देना चाहें कुछ उनको, कि उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि डीयू जो इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रखता है, इसे आप कैसे डील करें, कैसे अपने आप को आउटशाइन करें हर एक फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक हो या को करिकुलर हो। देखिए, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो अपने शिक्षकों के साथ अपना संवाद बनाए रखें। शिक्षकों का मार्गदर्शन उन्हें बेहतर और बेहतर करने की तरफ लेकर जाएगा, उनको प्रेरणा प्रदान करेगा, और शिक्षक की छत्र छाया में ही बड़े बड़े जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, चाहे कोकोरम एक्टिविटीज़ हों, या जो है वो उनके अपना सिलेबस हो, वो हर को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएगा और अपना एक अच्छा मुकाम स्थापित कर पाएगा यदि वह शिक्षकों के संपर्क में रहता है, अपने सिलेबस को ढंग से पढ़ता है और इसके साथ साथ अनुशासन बनाए रखता है। अपने जीवन में अनुशासन और एकेडमिक्स दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और अब जो नई बच्चियां यहाँ इनरोल होंगी, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ मैम, तो मैं उनके ओर से आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जो ये कॉलेज वैसे तो इतना दूर स्थित है, मतलब मेट्रो स्टेशन से भी ये काफ़ी दूर है, तो जो हॉस्टल की सुविधाएं हैं, हॉस्टल की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो हम कब तक मानेंगे, कब तक पूरी हो पाएंगी बच्चियों के लिए, ताकि एक सेफ्टी का सेंस उनके दिमाग में रहे? देखिए, अभी हम हॉस्टल के लिए भी प्रयासरत हैं कि शीघ्र ही उनका हॉस्टल बने, या दिल्ली सरकार जो हॉस्टल बना रही है उसमें अदिति महाविद्यालय की छात्राओं के लिए भी सीट रिजर्व हो। इस सब के लिए हम बहुत शीघ्र ही जो है ना प्रयास कर रहे हैं और तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में उन प्रयासों में और अधिक तेज़ी आएगी। लेकिन अभी जो स्थिति है उस पर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे आसपास जो पीजी हैं उनमें भी हमारी कॉलेज की टीम विजिट करती है, वहाँ देखती है कि उन पीजी में क्या व्यवस्था है और क्या सिक्योरिटी के मेजर्स हैं। हम ऐसे ही पीजी के भरोसे केवल अपनी छात्राओं को नहीं छोड़ देते हैं। कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है या जो कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन की टीम है, अपनी हमारे टीचर्स जो एडवाइज़र हैं वो भी, और हमने अपनी एक टीम भी ऐसी बना रखी है कि हम आसपास के पीजी से संपर्क रखते हैं, वहाँ विजिट करते हैं और देखते हैं, और छात्राओं से भी हमारा स्पष्ट कहना है, हम उनसे संवाद बनाए रखते हैं जो पीजी में रहती हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो वो सीधे हमारे पास आ सकती हैं। तो जो छात्राएं हमारे साथ कॉलेज में पढ़ रही हैं, हमारे कॉलेज में पढ़ रही हैं, अध्ययन कर रही हैं, उन छात्राओं को हमने केवल पीजी के भरोसे नहीं छोड़ रखा है। वो पीजी में रहते हुए भी कहना चाहिए कि आवासीय व्यवस्था और सिक्योरिटी के लिए हम उन पर लगातार जो है एक ऑब्जर्वेशन रखते हैं। जी, मतलब ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कॉलेज के द्वारा कि वो पीजी में जाके अपनी टीम्स भेजते हैं और वहाँ विजिट करते हैं, ताकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके दिमाग में रहे कि हाँ, हमारा कॉलेज यहाँ पे भी हमारे साथ है। हाँ, छात्र भी इसमें ठीक रहते हैं, उनको भी एक सुरक्षा का एहसास होता है, और पीजी भी अपनी मनमानी करने से बचते हैं। जी बिल्कुल, मतलब यहाँ पे भी उनके हितों का संरक्षण हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और दूसरी बात ये मैम कि अब जब आवास की बात हो ही गई है, तो ट्रांसपोर्ट में भी अगर मैं देखूं तो यहाँ से मेट्रो स्टेशन काफ़ी दूर है, मतलब कोई भी पास में मेट्रो स्टेशन कोई भी नहीं है। और अगर सपोज मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे बच्चियों को रुकने में रात को देरी हो गई, फेस्ट चलते हैं, बहुत सारे काम चलते हैं, रात को देरी हो गई, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में तकलीफ़ें और सुरक्षा का मापदंड जो है वो ज़रा ठीक नहीं बैठता। तो ट्रांसपोर्ट में फिर आपकी क्या ऐसी कॉलेज कोई सुविधा प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे इजीली और सेफ ट्रांसपोर्ट हो जाए? सबसे पहले तो सुदीक्षा, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा कोई भी कार्यक्रम 5 बजे के बाद नहीं होता। अच्छा जी। सिर्फ एग्ज़ाम जब चलते हैं और शाम की शिफ्ट के एग्ज़ाम होते हैं वही 5:30 बजे तक ख़त्म होते हैं। कॉलेज का कोई भी फेस्ट हो, कोई भी एक्टिविटी हो, सेमिनार हो, कोई भी हो, वो 5 बजे बंद हो जाता है।
हम समय सीमा का पूरा ध्यान रखते हैं। तो देर होने का तो इसलिए सवाल नहीं है, इससे ज़्यादा देर होने का। लेकिन जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से कॉलेज के लिए यू स्पेशल आती है, जो सुबह में आती है और आफ्टरनून में क्लासेस ख़त्म होने के बाद उनको मेट्रो स्टेशन छोड़ती है। इसके अतिरिक्त भी 3 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं, जैसे जो रिठाला मेट्रो स्टेशन, समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन और उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन, जहाँ से कि गर्ल्स स्पेशल, लेडीज स्पेशल बसें लगातार कॉलेज के लिए चलती हैं। सुबह इन सभी मेट्रो स्टेशन से 3-4 राउंड हर आधे घंटे में लेडीज स्पेशल चलती है, जो बवाना से गुजरती है। ऐसे तो इस वजह से सेफ्टी और सिक्योरिटी का या ट्रांसपोर्ट की समस्या का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो अनुत्तरित हो। जी, बहुत मतलब ये सुन के अच्छा लगा कि ट्रांसपोर्ट में भी कॉलेज अपना मतलब सब कुछ सही कर रहा है, ध्यान रख रहा है बच्चों का। और वैसे भी हम लोग रोहिणी जो बस डिपो है टीटीसी की, वहाँ के मैनेजर से हम लगातार संपर्क करते हैं, बीच बीच में मीटिंग्स करते हैं कि बस की जो व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। जी, बहुत बढ़िया मैम। तो ये हो गई कुछ कॉलेज के बारे में बातें। अब कुछ बात करते हैं अदिति महाविद्यालय और सोशल मीडिया को लेके। जी। जैसे कि अब आप देख रहे हैं, मैं खुद एक जेनजी हूँ, मैं खुद एक मतलब अभी पढ़ ही रही हूँ, मैं भी स्टूडेंट भी हूँ। मैं नॉर्थ कैंपस के जितने भी कॉलेजेस हैं, मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी, उनका पीआर मुझे लगता है बेहतर है। इसके कारण उनकी रीच बच्चों में, यहाँ मतलब ग्लोबली भी उनकी रीच बढ़ती है। डोंट यू थिंक सो? ये दिस इज़ हाई टाइम कि अदिति महाविद्यालय भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो और अपनी रीच ज़्यादा बढ़ाए हर एक स्टूडेंट के लिए। जी, हम लोग अभी अपनी पीआर टीम का गठन हमने किया है और हम इस तरफ भी फोकस कर रहे हैं कि हमारी जो स्टूडेंट्स की पीआर टीम है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो और कॉलेज की जो भी सकारात्मक गतिविधियां हैं उनको अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर वायरल करें। होता क्या है कि सोशल मीडिया पर हमारे 10 सकारात्मक काम उतना रीच नहीं लेते हैं कि अगर कोई एक छोटा सा, हमारा नहीं किसी का भी, सोशल मीडिया का तो ये एक ट्रेंड है कि कोई नेगेटिव कोई इशू है तो वो बहुत तेज़ी से वायरल होता है और जो सकारात्मक पक्ष के एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से वायरल उस तरह से नहीं होते हैं। लेकिन हमारी अपनी एक सोशल मीडिया की टीम बनी है जो अब तेज़ी से जो है ना वो सोशल मीडिया पर अपनी हर एक्टिविटी को दिखाएगी। जैसे कि हमने पिछले साल ही एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से बात करके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर को बुला के अपनी छात्राओं का एक नाटक तैयार कराया, उनकी वर्कशॉप कराई, पूरी 1 महीने की कार्यशाला राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक के साथ हमारे छात्राओं ने की और उसमें एक नाटक तैयार किया, विभाजन विभीषिका का। जी। तो ऐसे ही जब कल्चरल एक्टिविटी की बात हो तो हमने एक सामूहिक लोक नृत्य पर भी कोरियोग्राफर को बुलाया जिसने छात्राओं को डांस का ग्रुप तैयार कराया। तो हम लोग ऐसी सब एक्टिविटी कर रहे हैं और हम अपनी छात्राओं को बेस्ट दे रहे हैं जी इस समय, क्योंकि नाटक के क्षेत्र में जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बेस्ट है, तो हमारा भी पूरा फोकस है कि हम अपनी छात्राओं को किसी भी फील्ड में जो भी तैयारी कराएं वो बेस्ट दें जी। तो हम बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं और वो हमारा अब सोशल मीडिया पर भी धीरे धीरे वायरल होगा और उसमें हम तेजी लाएंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि आप बेस्ट देते हैं अपनी छात्राओं को हर एक फील्ड में, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। अब कुछ कंपनीज ऐसी है, जब प्लेसमेंट की बात आती है और छात्र के भविष्य की बात आती है, कुछ कंपनीज ऐसी है जो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में आने के लिए थोड़ा सा संकोच करती हैं, थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्लेसमेंट सेल में, ताकि वो नॉर्थ कैंपस से भी कम्पीट कर पाए और हर जगह से कम्पीट कर पाए, प्लेसमेंट सेल में आपने ऐसे क्या बदलाव लाए हैं या ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां भी आके कॉलेज में बच्चियों को एनरोल करें, अपने रिक्रूट करें अपने जॉब्स के लिए? हमने अभी जो प्लेसमेंट सेल पिछली बार भी बनाई थी और इस बार भी हमारी प्लेसमेंट सेल है, तो उसमें हमने अपने यहाँ के एक प्लेसमेंट ऑफिसर बनाया है, एक अपने प्रोफेसर को, और उसका यही दायित्व है कि वो विभिन्न कंपनियों के एचआर से बातचीत करें और उन कंपनियों को रिक्रूटमेंट के लिए अपनी छात्राओं के लिए यहाँ पर लेकर आए। तो पिछली बार भी हमारे यहाँ कुछ कंपनियाँ आई थी, लेकिन इस बार और लार्ज स्केल पे करने का हमारा प्लान है और उसको हमने अभी से प्रयास प्रारंभ किया है। देखते हैं कि जल्दी ही क्या अच्छा रंग आएगा। जी, मतलब मैं ये मान लूँ मैं बहुत होपफुल हूँ इस
में, क्योंकि इसमें हमारी जो टीचर्स इस प्लेसमेंट सेल में अभी हमने बनाई है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वो खुद में भी अपनी फील्ड में भी बहुत जो है ना वो बेहतर अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने वाली हैं। तो हमारे यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत बेहतर हैं। जैसे अभी आपने तो पूछा नहीं, लेकिन मैं बता दूं, रिसर्च के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ पे हमारा कॉलेज 9 राज्यों का नोडल ऑफिसर है HIV एड्स और टीबी के उन्मूलन के लिए कार्य करने में। जी पढ़ी थी मैंने ये न्यूज़। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। टाटा इंस्टीट्यूट बॉम्बे से हमें फंडिंग है, और उत्तर के पूरे 9 राज्यों में दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन सब राज्यों का नोडल ऑफिसर हमारा अदिति महाविद्यालय है। और हमें बड़ा गर्व है कि हम HIV एड और टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में नोडल ऑफिसर हैं इन राज्यों के, और हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। तभी हमें दूसरी बार ये चांस मिला है कि अदिति महाविद्यालय इसका नोडल ऑफिसर बने। बहुत बहुत बधाई हो इस पे तो आपको। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंपस, मुझे किसी दूसरे कॉलेज से तुलना तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनसे हम इस दिशा में बहुत आगे हैं। बेहतर, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो बहुत ही सकारात्मक एक दृष्टिकोण जाएगा अदिति महाविद्यालय के प्रति। अब जब हमारी जॉब्स, प्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट को लेकर बात हो गई है, तो अब आज के युग में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और विमेन एम्पावरमेंट, ये तो हैंड इन हैंड चलते हैं, एक ही साथ चलते हैं कि विमेन एम्पावर तभी होगी जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। तो उन ग्रामीण बच्चियों का जो ये सेमी रूरल बेल्ट से आती हैं यहाँ पे, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि कॉलेज ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, सेमी रूरल ही नहीं, रूरल बेल्ट से भी आती है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे अनेक गांव हैं जो पूरी तरह से गांव हैं। दिल्ली में अभी भी 48 गांव ऐसे हैं कि जो अभी भी अर्बनाइज्ड नहीं हुए हैं। और हमारा कॉलेज, क्योंकि जिस क्षेत्र में हरियाणा आसपास के भी बहुत से गांव इससे रूट करते हैं, जुड़ते हैं, तो हमारी ग्रामीण छात्राएं हों, सेमी रूरल हों या अर्बन हों, क्योंकि कुछ छात्राएं शहरी क्षेत्र से भी आती हैं, तो ये इनकी कोई भी छात्रा हो, हम ये मानते हैं कि स्त्री सशक्तिकरण तभी संभव है जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो, लेकिन साथ साथ स्त्री सशक्तिकरण सोच और व्यवहार से भी संभव है। निर्णय लेने की क्षमता भी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि एक हमारी ही एक ग्रामीण छात्रा ने सर्वे किया था, और ऐसी बहुत सी वर्किंग वुमेन्स पे वो सर्वे था कि जो महिलाएं कमाती हैं लेकिन उनको अपना पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है। उस सर्वे की रिपोर्ट ये आई थी, और हमारी क्योंकि छात्रा ने इस पर रिसर्च किया था और उसने पूरा घूम के इस बात को पूरे डाटा कलेक्ट किए थे, और उसके बाद उसका रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट ये कहता था कि एक बड़ी संख्या ऐसी महिलाओं की है जो फाइनेंशियली अर्निंग करती हैं, नौकरी कर रही हैं, जिनको पैसा मिलता है, लेकिन वो अपने उस पैसे को खर्च करने का निर्णय स्वयं नहीं ले सकती हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि हमें आत्मनिर्भर बनाना है, निर्णय लेने की क्षमता भी उसमें उत्पन्न हो, ये भी करना है। तो इससे स्त्री सशक्तिकरण में ये भी साथ में आता है। जी बिल्कुल। तो हम अपनी छात्राओं को, हमने वो सभी, हम बीच बीच में वर्कशॉप रखते हैं, और उसमें हम जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सब के विषय में छात्राओं को भी बताते हैं कि किस योजना के अनुसार कहाँ लाभ लिया जा सकता है आर्थिक रूप से, किन योजनाओं में आगे चढ़ के आत्मनिर्भर बना जा सकता है, या स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर है हमारे कॉलेज में इस चीज़ के लिए, और कहाँ वो नौकरी कर सकती हैं, कहाँ वो रोजगार प्रदान करने वाला बन सकते हैं। तो हमारा कॉलेज इन सभी दिशाओं में काम करता है, और उसके लिए हम सरकार की उन सभी योजनाओं को अपने छात्रों तक पहुंचाते हैं। और केवल छात्रों तक नहीं, हमने और 5 गांव भी आसपास के गोद लिए हुए हैं। उन गांव में भी हम उन सरकारी योजनाओं का लाभ, उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी जो है उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, और खासकर महिलाओं और बच्चियों को, लड़कियों को दिलाते हैं। जी बहुत अच्छी बात है ये, अगेन खुशी हुई जान के। जैसा कि अभी आपने कहा कि आपकी एक छात्रा ने सर्वे किया था और पता चला कि महिलाएं कमा तो रही हैं बट उन्हें अधिकार नहीं है, क्या बोलते, खर्च करने का। तो इस सिनेरियो, अधिकार
ना कहें, हाँ ये हर व्यक्ति का अपना एक मेंटल स्टेटस है। जी कई ऐसी महिलाएं भी जो नहीं कमाती हैं लेकिन वो निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। जी ये एक इनबिल्ट हम्म क्षमता है। जी ओके। तो मेरा ये सवाल था कि इस सिनेरियो को देखते हुए क्या अभी जो पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल को लेके बहुत बहस छिड़ी थी, बहुत कुछ हुआ था, जी, आपको क्या लगता है फिर विमेन का रिजर्वेशन ज़रूरी है हर जगह, कि या वो बिल हम, मतलब आपकी क्या राय है उस पे? मुझे लगता है कि वो बहुत एक अच्छा कदम था। जी सरकार बिल लाना चाहती थी, हम्म, सरकार को ऐसे बिल लाने चाहिए। जी क्योंकि पहले जब पंचायत में आरक्षण लाया गया, हम्म हम सब ने देखा कि प्रारंभ में महिलाएं पंचायत में आकर भी निर्णय ले नहीं पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं में ये गुण विकसित हुआ कहें, या उनकी अंदर की जो क्षमता थी उससे उन्होंने पहचाना, और हम देखते हैं कि वहाँ पंचायतों में भी महिलाएं स्वयं निर्णय लेने लगी हैं। हम्म जो पहले जब प्रारंभ में वो स्थिति नहीं थी, हम्म तो ऐसे ही अभी तो विधानसभा में भी जो महिलाएं हैं वो स्वयं से निर्णय लेती हैं। हम्म तो उन महिलाओं की आबादी बहुत अधिक है। हम्म तो अगर महिलाओं के लिए ये आरक्षण बिल आता है हम्म जो लाया गया था, और अगर ये सफल हो जाता, तो मुझे लगता है कि 33% महिलाओं का संसद में आने का सपना पूरा होता। ये एक बड़े मोटो को लेकर, एक बड़े उद्देश्य को लेकर बिल लाया जा रहा था, और जी इस को फिर से आना चाहिए और सफल होना चाहिए, और एक दिन सफल होगा, ऐसी मेरी कामना है। जी, मतलब आपका ये कहना है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल सही है, सही आना है, चाहिए, आना चाहिए, आना क्योंकि चाहिए। महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए। जी महिलाओं को जिस क्षेत्र में अवसर मिला है, महिलाओं ने उसी क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया। जी बिल्कुल, ये अंतरिक्ष तक महिलाएं पहुंची हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और वो महिला, मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाएं देखी ग्रामीण क्षेत्र में, जिन्होंने अपना हुनर दिखाया और अपनी ये आत्मनिर्भर बनने की क्षमता है। स्त्री सशक्तिकरण महिलाओं में बहुत अधिक है। स्त्री पूरी ग्रामीण स्त्रियां बहुत सशक्त हैं। हमने तीजन बाई का भी एग्जाम्पल देखा है। तीजन बाई का देखा है, हाँ हमने भगवानी देवी देखी है, जी और हमने देखा तीरंदाजी में, और उसमें निशानेबाजी में। बिल्कुल निशानेबाजी में 50 साल की उम्र के बाद कर रही हैं। या अभी जो हमारी लड़कियां हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में गई, हाँ हमने देखा कि जहाँ हमारी लड़कियों को अवसर मिला, उन्होंने पूरा कमाल दिखाया। बिल्कुल, महिलाएं तो हैं ही, मतलब हाँ, आगे आजकल महिलाओं का बिल्कुल। तो बोलबाला चल रहा है। हाँ, आज के समाज को एक रस बनाए रखने जी में, समाज में जो विभिन्न है उसकी शक्ति महिला है। जी परिवार की शक्ति महिला है। कुटुंब व्यवस्था महिलाओं पर टिकी है। जी और अब जब महिला को अवसर मिला, चाहे वो कामकाज में आई, या हमने देखा स्वतंत्रता आंदोलन में झांसी की रानी से लेके झांसी सरोजनी की नायडू। रानी, चेन्नम्माबाई, अहिल्याबाई होलकर, पिछले जी साल सबने बहुत सारा देखा उनको। जी अभी भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं। हम्म, किसी भी क्षेत्र का नाम उठाएं, पूरे भारत में, चाहे आप पूर्वोत्तर का लें, दक्षिण का लें, उत्तर का लें, पश्चिम का लें, किसी भी क्षेत्र का नाम लें, स्वतंत्रता आंदोलन की बात होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस क्षेत्र से किसी न किसी महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम ना उठ गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बोली आपने। अब वुमेन एम्पावरमेंट को लेके इतना पूरा देश में आजकल बहुत बोलबाला चल रहा है महिलाओं का ये, पर कुछ ग्रामीण इलाके आज भी ऐसे हैं जो मैरिज सर्टिफिकेट को मेरिट सर्टिफिकेट से ऊपर मानते हैं। कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी बच्चियों की जल्दी शादी कर देना, उन्हें उतना ना पढ़ाना, उन्हें ग्रेजुएशन पूरी करने ना देना, इसका चलन आज भी प्रचलित है। तो आपका क्या इस पे है कि आप एज अ प्राचार्य क्या इनिशिएटिव्स देना चाहेंगी जिससे ये जो मैरिज को लेके जो एक रूढ़िवादी सोच है ये टूटे? देखिए, जहाँ तक कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा है कि महिलाओं, लड़कियों को ज़्यादा न पढ़ाना, वो उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। जी ऐसे कुछ क्षेत्रों को मैं जानती हूँ जहाँ पर महिलाओं के जो प्राइमरी स्कूल के बाद शिक्षा उस गांव में नहीं है। या ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि स्त्री या लड़की जो है वो सुरक्षित नहीं है। वहाँ ये व्यवस्था अवश्य है कि वो थोड़ा उनको कम पढ़ाते हैं, या संसाधन नहीं है, या बच्चे 2-3 बच्चे हैं, महंगाई के कारण इस तरह से वो वहाँ तक उसको भेजने में सक्षम नहीं है। लेकिन यदि माता पिता के पास संसाधन होते हैं, तो वो अब उस दौर बदल गया, वो अपने लड़कियों को शिक्षित अवश्य करते हैं। जितनी सामर्थ्य माता पिता में है, वो अपनी बच्ची के लिए भी उतना ही करते हैं।
वो जो भी क्षेत्र है वो उनकी अपनी सीमाएं हैं, वो सोच से अधिक सीमा पर निर्भर है। उनकी सीमा है आर्थिक, उनकी सीमा है कि वो उस क्षेत्र में कैसे पहुंचाएं। अब एक माता पिता अपना कार्य करें या लड़की को स्कूल तक पहुंचाएं या कॉलेज तक पहुंचाएं, जबकि उनके पास उतने संसाधन नहीं है कि वो किराया देकर लड़की को वहाँ तक भेजें, तो वो उनकी अपनी सीमा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैंने बहुत से क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर दराज के क्षेत्रों तक जो है वो यात्राएं की हैं, और यात्राएं मेरा पैशन भी है, एकेडमिक भी, सोशल भी। मैंने बहुत यात्राएं की हैं देश में, और दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत यात्राएं की है। तो उन यात्राओं में मैंने देखा माता पिता सोच से नहीं रोकते हैं लड़कियों को, अपनी सीमाओं से रोकते हैं। जी, मतलब हम ये मान लें कि संसाधनों की कमी महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा एक रोड़ा है। हाँ, बात हो है जहाँ पर इस तरह की सीमा है। जी, हाँ, व्यवहार में मुझे नहीं है, मैं मतलब सोच नहीं, आपका ये मानना है कि सोच आज भी मतलब सबकी उतनी ही डेवलप्ड है। के लिए उतनी ही है। मैं खुद ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, और मैंने बचपन में देखा कि कितना लाड़ प्यार में हम लड़कियों को पाला गया। जी, तो खूब लाड़ प्यार में पालते हैं, और अगर उन क्षेत्रों में कुछ सीमा नहीं है तो अपनी बच्चियों को, अपनी परियों को आज भी उड़ान देना चाहते हैं। वो उड़ान भरेंगी, बस वो जो आर्थिक सीमा या भौगोलिक सीमा, संसाधनों की सीमा ना हो, तो हर माता पिता अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को उड़ान भरता देखना चाहता है। जी, बिल्कुल, बहुत सही बात है। ये तो उड़ान तो अब हर बच्ची को भरनी चाहिए, चाहे वो चांद की हो, स्पेस की हो, हाँ, कहीं की भी हो। लड़की हर जगह लड़कियां हर जगह पहुंचनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है मैम आपसे, जो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बेसिकली, कि अगर आपको एक फ्री हैंड दे दिया जाए डीयू के द्वारा, कि आप चाहे वो फंड एलोकेशन में हो या डिसीजन मेकिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो आप ऐसे कौन से 3 मेजर हिस्टोरिक चेंजेस करना चाहेंगी अदिति महाविद्यालय की डेवलपमेंट की राह में? मैं 3 मेजर चेंजिंग ये करना चाहूँगी। एक तो एक अच्छी बेहतर बिल्डिंग जी, जिसमें हॉस्टल भी हो और हमारी छात्राओं के लिए प्लेग्राउंड भी हो, ऐसा एक बनाना चाहूँगी। दूसरे, मैं कुछ नए कोर्सेज लाना चाहूँगी जो अब और अधिक रोजगार परक और आज के समय को लेकर चलने वाले हों, वो लेना चाहूँगी। और तीसरे, जो बहुत समय से अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं, स्टूडेंट टीचर रेशो में वो अपॉइंटमेंट करना चाहूँगी। ये 3 काम है जो मैं मेजर चेंज के रूप में अदिति महाविद्यालय में करना चाहूँगी, यदि मुझे अवसर मिला तो। धन्यवाद मैम, आपकी सोच को देखकर बहुत सराहनीय, ऐसा आपकी सराहनीय सोच है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और भी आपसे मतलब होप से मुलाकातें आगे होती रहेंगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पॉली चर्चा।